Hello students, this is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy. So प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से टर्शरी सेक्टर में एकदम से ग्रोथ आया था और प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे करके नीचे हो गया। लेकिन टर्शरी सेक्टर में इतना ज़्यादा ग्रोथ आने के बावजूद भी टर्शरी सेक्टर उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया। अगर हम एक्चुअल फिगर्स में बात करें, यहाँ पर covered in the topic where are most of the people unemployed. So अगर हम एक्चुअल फिगर में बात करें तो टर्शरी सेक्टर में जो ग्रोथ आया था, मतलब जो टर्शरी सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था वो करीबन 14 टाइम्स था। मतलब एकदम से टर्शरी सेक्टर में 14 टाइम्स ग्रोथ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी टर्शरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जो था वो खाली 5 टाइम्स से इंक्रीज हुआ। सो इससे हम क्या देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर था वो जीडीपी को कितना दे रहा था, 1/4। मतलब पूरा ये जीडीपी है, उसका इतना हिस्सा प्राइमरी सेक्टर जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा था। वहीं पे टर्शरी सेक्टर 4/5 प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब कि अगर हम बात करें, इतना प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में, और बाकी जो ये 3/4 हिस्सा था, यहाँ पे 4/5 लिखा है, 3/4 जो हिस्सा था वो कर रहा था टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, राइट। तो इसके हिसाब से एग्रीकल्चर को देना चाहिए 4/5 एम्प्लॉयमेंट और टर्शरी सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए 3/4। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी और यहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी, राइट। मतलब अभी भी इतना ज़्यादा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ होने के बावजूद भी टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई। सो व्हाट डज इट मीन दैट देयर आर मोस्ट पीपल इन एग्रीकल्चर देन इट इज़ नेसेसरी। जितने वहाँ पे वो लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर अभी भी काम कर रहे थे। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, जो कि हमने बात की कि अभी भी टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था कि अगर आप कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल देते हो तो भी उनके प्रोडक्शन में कुछ असर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे एक फार्मर है जो कि एग्जाम्पल दे रखा है कि लक्ष्मी एक फार्मर है जो कि 2 एक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड ओन करती है और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करती है लाइक ज्वार एंड अरहर। उनकी फैमिली में 5 मेंबर्स है और 5 मेंबर्स इस 2 एक्टर ऑफ लैंड पर काम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर जो नीड है, जितने लोगों की नीड है वो है खाली 3। मतलब अगर 3 लोग इस लैंड पे काम करें तो एफिशिएंटली वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, एफिशिएंटली वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूरे साल तो काम करना नहीं होता, खाली वो क्या ग्रो करते हैं, ज्वार एंड अरहर। तो 3 लोग अगर इस लैंड पे काम करेंगे तो उनका काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, राइट। लेकिन अब क्योंकि फैमिली में 5 लोग हैं, इसीलिए ये 2 जो खाली जन बैठे वो भी क्या सोचते हैं, चलो हम जाके हेल्प करवा देते हैं। सो अब इन 2 को भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरे दिन खाली तो बैठते नहीं है, लैंड पे जाके कुछ ना कुछ काम तो करते रहते हैं। लेकिन अगर 5 जन काम करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, धीरे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 की जगह 5 हो गए। पांचों को ये लग रहा है कि पांचों एम्प्लॉयड है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। सो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि एक सुखाराम करके एक लैंडलॉर्ड है, वो आता है और वो इन दोनों जो मेंबर्स है, जो कि उसकी फैमिली के मेंबर हैं, उन दोनों को हायर कर लेता है कि तुम अब मेरे यहाँ पर आके काम कर सकते हो। सो जैसे ही वो सुखाराम आके इन दोनों को हायर करता है, अब ये जो 2 मेंबर है वो अलग से इनकम अर्न कर रहे हैं। यहाँ के जो 3 मेंबर थे वो पहले जितनी ही इनकम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बात किया कि ये 2 लोग तो एक्स्ट्रा के थे, अगर ये नहीं भी होते तो उनकी इनकम अर्न होती। सो जैसे ही अब से सुखाराम ने आके इन दोनों को हायर कर लिया, इस फैमिली की इनकम इंक्रीज हो गई। लक्ष्मी की जो फैमिली है उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। सो हम ये देख सकते हैं कि अगर टर्शरी सेक्टर जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, उससे लोगों की फैमिली की इनकम डेफिनेटली इंक्रीज ही होनी है और उससे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट करके जो फैक्टर है वो रिमूव होगा।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दे रखा है जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं. द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट the kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. मतलब कि ये जो unemployment है वो एक तरीके से hidden है, मतलब हम एकदम apparently नहीं देख सकते कि कोई यहाँ पर unemployed है, जैसा कि हमने इस केस में देखा कि ये जो दो मेंबर थे वो पूरा दिन काम तो कर रहे थे, तो इन दोनों को भी लग रहा था कि हाँ हम काम कर रहे हैं, और कोई और आके अगर इनको देखे तो उनको भी यही लगता कि हाँ भाई काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इनका एक्चुअली कोई काम नहीं है. सो इस टाइप की हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये तो हमने बात की प्राइमरी सेक्टर में कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है. वैसे ही अलग दूसरे सेक्टर्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल कैजुअल लेबर्स. कैजुअल लेबर्स कौन होते हैं? जो अर्बन एरियाज़ में डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा जो प्लम्बर्स है, पेंटर्स है, और जो रिपेयर करते हैं हमारे घर पे आके, सो ये डेली बेसिस पे काम करते हैं. अगर इनको दिन का काम मिला तो इनको वेजेस मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डे पे इनको कोई काम नहीं मिल पाया तो उस दिन उनकी वेजेस नहीं मिल पाती. तो इनकी कोई गारंटीड वेजेस नहीं है कि हर दिन कुछ ना कुछ अर्न करेंगे ही. वहीं पे दूसरी तरफ एक और एग्जांपल है कि जो पीपल स्ट्रीट पे वो कार्ट को पुश करके लेके जाते हैं, आपने वो भी देखा होगा कि कुछ ऑर्नामेंट्स भी वो कार्ट में बेचे जाते हैं. सो उनकी भी जो वेजेस है, उनकी भी जो अर्निंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और कोई ज़रूरी नहीं है उनका डेली बेसिस पे उनके जो सामान है उन वो सेल कर पाए, और वो बहुत ही कम अर्न करते हैं. सो इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट को भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो फोर्स्ड है इस तरीके का काम करने के लिए. सो अगर हम यहाँ पर देखें तो किस किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है. सबसे पहले तो एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में अभी भी पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है. एग्रीकल्चर अभी भी पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ों की कमी है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा. सो फर्स्ट इज़ हमने ये एक प्रॉब्लम देखी इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड, अदर सेक्टर्स में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है. सो हम अभी यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. किस तरीके से गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कर सकती है, क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके. सो यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं लक्ष्मी का, कि एक हेक्टर ऑफ लैंड 2 जन को 50 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है. अगेन एग्जाम्पल क्या है, हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक हेक्टर ऑफ लैंड दो लोगों को 50 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है. अब जैसे ये लक्ष्मी है वो खाली ज्वार और अरहर ग्रो करती है, और बाकी के टाइम पे इसका जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड रहता है. क्यों? बिकॉज ऑफ वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है. यहाँ पर ऐसे जो फार्मर्स होते हैं वो रेन पे डिपेंडेंट रहते हैं कि जो भी रेनी सीजन में वो ग्रो कर सकते हैं, खाली वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और बाकी विंटर्स में और समर्स में उनका लैंड अनकल्टिवेटेड रहता है. सो अगर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को वाटर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो हो सकता है यहाँ पर ये पूरे साल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके. सो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या स्टेप्स ले सकते हैं. गवर्नमेंट यहाँ पे इनको इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स. राइट, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर डैम बना दिया जाए, राइट, सो ऐसे काफ़ी सारे फार्म्स हैं जिनको इरिगेट किया जा सकेगा, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो पाएगी विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. अब जैसे ही गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, सो अब लक्ष्मी पूरे साल प्रोड्यूस कर पाएगी. इतने ज़्यादा प्रोड्यूस का क्या करेगी? अभी तक तो लक्ष्मी क्या कर रही थी, खुद सेल्फ और अपनी फैमिली को वो फीड कर सके उतना वो प्रोडक्शन कर पा रही थी, और थोड़ा बहुत वो अपने विलेज में सेल कर पा रही थी. लेकिन अगर वो पूरे साल
क्रॉप प्रोडक्शन करे, अगर पूरे साल उसकी हार्वेस्टिंग हो तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ऐसे केस में अब लक्ष्मी क्या चाहेगी कि उसका जितना भी सरप्लस हो वो आगे किसी और को सेल कर सके। लेकिन हमें पता है कि ऐसे जो छोटे छोटे फार्म्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती। सो नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट अगेन क्या रोल प्ले करेगी कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज और मेक द बेटर रूरल रोड्स। ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करे, स्टोरेज में इन्वेस्ट करे और रोड्स को बेटर बनाए, ताकि उनका जितना भी सरप्लस है वो उन सरप्लस को सोल्ड आउट कर सके। इसको बेटर रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर डैम्स हैं, हमें क्या पता है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है। सो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डैम्स पे आप सर्कल कर दो और बॉक्स बनाओ, ताकि आप जब भी ये चैप्टर रीड करो आपको क्लिक हो जाए कि हाँ फर्स्ट स्टेप में क्या था, न्यू डैम्स बनाने हैं। डैम से क्या होगा, लैंड इरीगेट हो पाएंगे, फार्म्स इरीगेट हो पाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट में आप यहाँ पर बॉक्स और सर्कल बना सकते हो ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड रूरल रोड्स। ये दोनों वर्ड्स देखते ही आपको पता चल जाएगा कि दिस पॉइंट इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड रोड। इट मीन्स कि अभी यहाँ पर जो लक्ष्मी के पास इतना सरप्लस है वो उन्हें सेल करना है, और गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरीके से हेल्प करेगी, बाय इन्वेस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड रोड्स, जिसकी वजह से लक्ष्मी तो अपना सरप्लस सेल कर ही पाएगी, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई बंदा चाहिए ताकि वो सेल कर पाए, तो यहाँ पर एक और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। स्टोरेज अगर करना है तो अगेन वहाँ पे वेयर हाउस में कोई ना कोई चाहिए, तो अगेन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। थर्डली रोड्स बनाने के लिए, रोड्स तो अपने आप बनेगी नहीं, रोड्स बनाने के लिए गवर्नमेंट को वापस एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ खुद में ही इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पे लक्ष्मी को भी हेल्प होगी, राइट। सो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट, अब यहाँ तक आते आते जो लक्ष्मी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई। अब लक्ष्मी चाहती है कि वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, मशीन्स यूज़ करे, ताकि वो और एफिशिएंटली अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सके। लेकिन लक्ष्मी तो बहुत पुअर है, उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो फर्टिलाइजर्स या इक्विपमेंट्स या फिर पंप सेट टू ड्रॉ द वाटर, ये सारी चीज़ें खरीद सके। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट को एक और हेल्प करनी चाहिए, क्या, मनी एंड क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मनी लेंडर्स से पैसे लेते हैं, मनी लेंडर से मनी बोरो करते हैं। वो जो मनी लेंडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में मनी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो फार्मर्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ चली जाती है उस लोन को पे करने के चक्कर में, इतने हाई इंटरेस्ट को पे करने के चक्कर में। सो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को लोकल बैंक्स प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे फार्मर्स लो रेट पे लोन बोरो कर सके और वो उसको इजीली पे ऑफ कर सके। ये आपका पूरा चैप्टर में डिटेल्ड में कवर्ड है इन द चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, जिसको हम और ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देख लिए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि गवर्नमेंट किस तरीके से एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकती है। अब एक और चीज़ आती है कि अगर गवर्नमेंट ये तीनों चीज़ प्रोवाइड कर दे, इरिगेशन, लोन फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, सो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से उस गांव का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। अब अभी तक क्या हो रहा था, लोग जैसे ही कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, जैसे ज्वार, अरहर, बाजरा, ये सारी चीज़ों को रॉ मतलब एज इट इज़ बेचा जा रहा था। लेकिन अब क्या हो सकता है कि अगर इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पर फैक्ट्रीज प्रोवाइड कर सकती है, ताकि इसको आगे फर्दर प्रोसेस करके सिटीज़ में बेचा जा सके, राइट। इससे क्या होगा, अगेन फार्मर्स को हेल्प होगी। साथ ही साथ अगर फैक्ट्रीज बनाई हुई रहेगी तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज में लोग काम करेंगे, लेबर्स काम करेंगे, तो फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ यहाँ पे एग्रीकल्चरल को भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। सो अनदर बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पर आपको सर्कल करना है और बॉक्स बनाना है ऑन इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed.
Suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea. Setting up a dal mill to produce and process these and sell in the cities is one example. Opening cold storage, again box. Opening cold storage could help give an opportunity for the farmers to store their produce like potatoes and onions. Again यहाँ पे बहुत एक interesting और important point आता है कि अगर villages में cold storage provide किया जाए, हमने यहाँ पर बात की थी वेयर हाउस की, यहाँ पर अब हम इस पॉइंट में हम बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज की. सो अभी क्या होता है कि फार्मर बहुत फर्स्ट स्टेज पे है, फार्मर, फिर बीच में बहुत सारे मिडल मैन आते हैं, उसके बाद आते हैं हम कंज्यूमर्स, राइट. सो फार्मर जो होते हैं वो बहुत ही कम रेट पे इन मिडल मैन को देते हैं और मिडल मैन बहुत ज़्यादा मार्जिन लगाकर हम तक सेल करते हैं. मिडलमैन एक और क्या चीज़ करता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अनियंस, मिडलमैन यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता है, खुद के पास रोक कर रखता है, ताकि क्या हो, ताकि फ्यूचर में अगर अनियन की रेट, आप सभी को पता होगा कि बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब अनियन की रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. सो उस टाइम पे मिडलमैन ये अनियन रिलीज़ करते हैं और बहुत ही हाई रेट पे हम कंज्यूमर्स को देते हैं. पूरा प्रॉफिट किसके पास जाता है, इन मिडलमैन के पास. अगर ये सेम चीज़ फार्मर्स करें तो फार्मर्स को कितना ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है. ये जो मिडलमैन है वो तो ऑलरेडी रिच होते हैं, राइट. सो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि अगर हम कोल्ड स्टोरेज, अगर गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज बना दे विलेजेस में, तो ये मिडलमैन वाला चक्कर हट जाएगा. मिडलमैन तो फिर भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर फार्मर क्या करेंगे कि खुद उसको कोल्ड स्टोरेज में रोक कर रखेंगे और जैसे ही प्राइस राइज होगा तो उस हाई प्राइस पे मिडलमैन को देंगे. अब मिडलमैन इससे ज़्यादा हाई प्राइस तो कर नहीं सकता, तो मिडलमैन क्या करेगा, सेम प्राइस पे फिर कंज्यूमर को सोल्ड कर देगा. तो इस केस में फ़ायदा किसको हुआ, फार्मर को, कि अगर कोल्ड स्टोरेज फार्मर के पास रहेंगे तो फार्मर हाई प्राइसेस पे कंज्यूमर को वो सेम चीज़ सोल्ड कर सकता है. सो इस पॉइंट पे हमने दो चीज़ के बारे में देखा, एक तो लोकल इंडस्ट्रीज और एक कोल्ड स्टोरेज, राइट. सो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हो गए कि किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में. अब आता है नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर. उसमें यहाँ पर कवर किया गया है एजुकेशन एंड टूरिज्म, कि किस तरीके से आज एजुकेशन सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करी जा सकती है, टूरिज्म सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है. सो यहाँ पर एक डेटा है कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन की एज 5 to 29 ईयर्स के बीच में है. 60% लोग 5 या 5 to 29 ईयर्स के बीच में आते हैं और जनरली जो काम करने वाले होते हैं वो 29 और 25 की एज के ऊपर के होते हैं. यानी ये वाली जो पॉपुलेशन है 5 to 29, वो कौन सी पॉपुलेशन हो गई, लर्निंग, ये है लर्निंग स्टेज. इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल जाते हैं. लेकिन एक और डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि इस पूरे 60% ऑफ पॉपुलेशन में, ये जो पूरी पॉपुलेशन है 5 to 29 ईयर्स के बीच की, उसमें खाली 51% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहे हैं. बाकी जो लोग हैं या फिर तो वो होम पे है या फिर मैनी ऑफ देम आर चाइल्ड लेबरर्स. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्हीं में से कि जो कुछ एज अ चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो कि घर पे ही अपने घर को संभालती है, राइट. सो अगर गवर्नमेंट इस तरीके से करे कि ये सारे जो बच्चे हैं, सारे बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड करें, तो कम से कम 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती है, राइट. ये किसने कंडक्ट किया, ये प्लानिंग कमीशन, जो कि अभी नीति आयोग है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था. नीति आयोग जो अभी पूरा हमारे इकोनॉमी की हैंडल करती है, देखती है कि किस तरीके से कहाँ पे हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. सो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय नीति आयोग ये पता किया गया है कि 20 लाख अभी भी एजुकेशन सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctor, nurses, health workers, etc. to work in rural area.
रूरल एरिया में अभी भी हेल्थ सेक्टर बहुत ही कम है, राइट। सो रूरल एरिया में हेल्थ सेक्टर पे वर्क किया जा सकता है और वहाँ पर भी हम हेल्थ सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टेट्स में और ज़्यादा इनकम क्रिएट की जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है इन द टूरिज्म एंड द रीजनल क्राफ्ट, इंडस्ट्री एंड IT सेक्टर्स। सो अगेन एक प्लानिंग कमीशन के थ्रू सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें ये पाया गया कि टूरिज्म सेक्टर में 35 लाख, मोर देन 35 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। यानी इससे हम ये देखते हैं, खाली अगर ये दो सेक्टर को देखें, एजुकेशनल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर, वो अकेले ही 55 लाख, मोर देन 55 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर हम हर एक सेक्टर पे ऐसे आइडेंटिफाई करें, सो हमारी पूरी इंडिया को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। इनफैक्ट अगर बाहर से लोग आए तो उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। लेकिन ये सारी एम्प्लॉयमेंट पे सर्च करना पड़ेगा, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाय द गवर्नमेंट, जिस पे अभी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। और उसी के तहत गवर्नमेंट ने एक राइट टू वर्क लॉ इम्प्लीमेंट किया, जिसके, और ये जो लॉ है वो 625 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया गया, लागू किया गया। ये लॉ क्या बताता है कि हर एक ऐसा पर्सन जो काम कर सकता है और वो काम करने की नीड में है, काम कर सकता है और काम करने की नीड में है, उसको गारंटी 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कारणवश गवर्नमेंट फेल हो जाती है ये एम्प्लॉयमेंट देने में, तो गवर्नमेंट अलाउंस देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। वो क्या होता है, जितना पैसा गवर्नमेंट यहाँ पर वो 100 दिन काम करके उनको देती, उतना ही पैसा अगर गवर्नमेंट उनको काम नहीं प्रोवाइड कर पाई तो उनको यहाँ पे एज अ अलाउंस दे दिया जाएगा। और ये जो पूरा है, इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। 2500 625 डिस्ट्रिक्ट्स, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सो ये बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। सो आज की अगर हम वीडियो को सम अप करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, कहाँ एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, कहाँ अदर सेक्टर्स में प्रॉब्लम है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, और किस तरीके से गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो यहाँ पर हम ये वीडियो को ख़त्म करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम कवर करेंगे डिविजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि अभी भी ये जो सेक्टर है, जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इन सेक्टर्स को भी अंदर ही अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जाता है और कहीं पे बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जाता है। सो इस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।